नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। भारत के प्रोजेक्ट P-75I के तहत साउथ कोरिया ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और यही पनडुब्बी भारत को भी मिलेगी। भारत के पहले फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज INS अन्वेष का सी ट्रायल इसी महीने से होगा शुरू। क्या भारत को रूस से SSN चक्रा 4 लेनी चाहिए या फिर उसकी जगह 3 कैलिबरी क्लास के सबमरीन्स को लेना चाहिए? इंडियन एयरफोर्स को मिल रही है फाइनेंशियल पावर जिसके तहत वो मिड एयर रिफ्यूलर्स को लीज पर ले सकता है। पाकिस्तान से मिले संकेतों के बाद कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, एजेंसियां हुई अलर्ट। भारत सीमा पर बार बार चाइना अपने कमांडर को क्यों बदल रहा है? 9 महीने में तीसरे जनरल को किया तैनात। चीन और पाकिस्तान को खुश कर रहा है तालिबान और बीजिंग के सीपेक परियोजना में शामिल हो रहा है। चीनी सेना अपने युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए आत्मघाती ड्रोन खरीदने जा रही है। मंगल ग्रह पर नासा को मिली बड़ी कामयाबी, रोवर ने लिया चट्टान का पहला नमूना। पहली अपडेट की बात करते हैं तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को लेकर आ रही है। मझगांव डॉकयार्ड भारत के प्रोजेक्ट 18 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर और कोवर्ट के हल का टेस्ट कर रहा है, जिसके बाद इसके स्वदेशी डिजाइन और प्रपल्सन सिस्टम को फाइनल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 18 के तहत बन रही 6 नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से पहली फ्रिगेट पर काम शुरू हो चुका है और इसकी लॉन्चिंग 2028 में होगी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, शिप माउंटेड लेजर वेपन, बराक एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस टू हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगी। साउथ कोरिया, जो कि भारत के प्रोजेक्ट 75I का फाइनल कंटेंडर बन गया है, उसने हाल ही में SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और ये परीक्षण उसने अपने 3000 टन की KSS-3 सबमरीन से किया है। ये वही डिजाइन है जिसे साउथ कोरिया ने भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत को पेश किया है और भारत की प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बियों को दक्षिण कोरिया की डेबू शिपयार्ड बनाएगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जर्मनी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, वो तकनीक भारत को नहीं देना चाहता था और उसने जानबूझकर ये बात कही थी कि प्रोजेक्ट 75I के तहत जो भारत ने बजट निर्धारित किया है वो काफी कम है। तो ऐसे में साउथ कोरिया यहाँ पर एक फाइनल कंटेंडर बन चुका है और अब भारत फाइनली P-75I के लिए ही डेबू शिपयार्ड को ही चुन सकता है। भारत के पहले फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज INS अन्वेष का सी ट्रायल इस महीने से शुरू होगा, जिसका डिजाइन DRDO ने तैयार किया है और कोचिन शिपयार्ड इसे बना रहा है। फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज को नवंबर तक शामिल किया जाएगा। 9000 टन के इस फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज शिप का इस्तेमाल 1500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल टेस्ट बीच समुद्र से की जा सकती है। साथ ही INS अन्वेष भविष्य के मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है। फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज से मिसाइल की स्पीड टेस्ट और टॉर्पीडोज का भी परीक्षण किया जाएगा। DRDO, जो कि 2 नई बैलिस्टिक मिसाइल AD-1 और AD-2 के सेकेंड फेज मिसाइल शील्ड पर काम कर रहा है और AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर्स हैं जो कि IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नेवी का नेवल डिजाइन ब्यूरो अपनी स्वदेशी SSN पर काम करना शुरू कर चुका है और 2024 से ये बनने लगेगी और 2030 से इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी और SSN प्रोग्राम को भारत काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि इसके निर्माण में वक्त भी लग सकता है और इस बीच भारत ने रशिया से दूसरी एक्वा क्लास SSN के लिए बातचीत शुरू कर दी है लीज पर लेने के लिए, जो कि 2028 तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि INS चक्रा 4 के बजाय अगर भारत अपनी 3 एनहांस कैलिबरी क्लास की, जो कि वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम से लैस होंगी, वो भी इसी कीमत पर मिल सकती है और ये भी उसी तरीके की क्षमता प्रदान करती है जिस तरीके की रशिया की सबमरीन्स है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर रशिया भी काफी चालू है, काफी गेम खेलता है और भारत के साथ भी, तो वो जो चीजें लीज पर देता है, खास करके ये जो SSN उसने पहले भी भारत को दी थी, उसमें वो उनकी क्षमताओं को सीमित कर देता है, यानी कि भारत इसका इस्तेमाल किसी भी तरीके के कॉम्बैट ऑपरेशंस में नहीं कर सकता। और इसके अलावा और भी जो सबसे बड़े कारण हैं लीजिंग पर लेने के, वो हैं, आपको बता दें कि 2 लीज्ड SSN पनडुब्बियों के आने से इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस एक्सपेंशन भी भारतीय नौसेना का बढ़ जाएगा और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया के शिपयार्ड में ही इनकी मेंटेनेंस हो सकती है और ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का काफी अच्छा सुझाव दिया गया है कि हमें इसकी जगह यानी कि INS चक्रा 4 की जगह 3 एनहांस कैलिबरी क्लास पर जोर देना चाहिए, जिसे कि भारत खुद तैयार भी कर रहा है और ये भी उसी तरीके की क्षमताएं दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी कई तरीके की लॉबीज काम करती हैं जो कि विदेशी सामान को बढ़ावा देने का काम करती हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियां मिलने जा रही हैं, जिसके तहत वे एयरक्राफ्ट अधिकृत कर सकती हैं, जिसमें कि मिड एयर रिफ्यूलर्स को
भारतीय वायुसेना किसी प्राइवेट कंपनी या फिर किसी विदेशी देश से लीज पर ले सकती है। और ये जो फाइनेंशियल पावर भारतीय एयरफोर्स को मिलेंगी उसमें हर खरीद के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि अधिक से अधिक चीजों को खरीदना लीजिंग से बिल्कुल अलग है और लीजिंग पे लेने से ये फायदा होगा, अगर मिड एयर रिफ्यूलर्स भारत खरीदता है तो इनकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना की नहीं होगी। तो ऐसे में लीजिंग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन माना जा रहा है भारतीय वायुसेना के लिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मुखिया अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो कश्मीर में 200 आतंकियों की तैनाती की खबरें सामने आई हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी का कश्मीर राग अलापना घाटी में कुछ बड़ा होने के संकेत दे रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई पिछले 2 महीनों से घाटी में आतंकियों को भेजना शुरू कर चुका है। वर्तमान में कश्मीर के सीमांत इलाकों में करीबन 200 आतंकी एक्टिव हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि घाटी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अल बद्र के आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि आईएसआई को अचानक एक्टिव होते देख भारतीय खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। कश्मीर में बॉर्डर से सटे गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आतंकी लॉन्च पैड और घुसपैठ वाली जगहों पर स्थानीय पुलिस को भी एक्टिव कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोस के घटनाक्रम से पूरी तरह से अवगत है और शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान पीछे नहीं हटने वाला। साथ ही अलवी ने बताया कि भारत के साथ शांति कश्मीर मसले के सुलझने तक नहीं हो सकती है और अब समाधान खोजने का वक्त आ गया है ताकि घाटी में शांति स्थापित हो सके। यानी कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां का राष्ट्रपति इतनी बड़ी बात बोल रहा है। और खलबली तो दोस्तों इनके अंदर मची हुई है, आग तो इनके अंदर लगी हुई है, लेकिन अब उसको ये सह नहीं पा रहे तो मुंह से बोलना शुरू कर दिया। इनके सैनिक आ जाए, बाजवा आ जाए, इमरान खान आ जाए या अलवी साहब आ जाए, इनका स्वागत भारतीय सेना तसल्ली से करेगी और जबरदस्त तरीके से करेगी। मालूम है इनको क्या हो सकता है इनके साथ। अफगानिस्तान में जारी बवाल के बीच चीन ने एक बार फिर से गुपचुप तरीके से अपने वेस्टर्न थिएटर कमांडर को बदल दिया है। चीनी सेना पीपुल लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय तिब्बत में है। चीनी सेना की यही कमांड भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अब वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल वांग हेजियांग को सौंपी है। इस साल जून तक इस पद का जनरल शू क्यूलिंग था। उसने पहले दिसंबर 2020 में जनरल झांग जोडोंग को कमांडर बनाया था। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को सेना के पश्चिमी थिएटर कमान का नेतृत्व करने के लिए एक नया जनरल नियुक्त किया है और पिछले 9 महीने में यह तीसरा मौका है जब चीन ने अपने वेस्टर्न थिएटर कमान को बदला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग ने एक समारोह में 5 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को जनरल के पद पर प्रमोशन दिया है। अभी तक चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांडर की जिम्मेदारी जनरल शू क्यूलिंग संभाल रहे थे। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि शू क्यूलिंग का ट्रांसफर कहां किया गया है या फिर उन्हें कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, तालिबान ने अब संकेत दिया है कि उसकी सरकार चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में शामिल होना चाहती है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वे सरकार बनाने के बाद चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC परियोजना में शामिल हो जाएंगे। तालिबान के प्रवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया है कि वे पाकिस्तान स्थित तहरीक-ए-तालिबान को लेकर इस्लामाबाद की चिंताओं को भी दूर करेंगे। CPEC चीन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस योजना के तहत पाकिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह से चीन के पश्चिमी भाग शिनजियांग को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस परियोजना में रेल, सड़क और तेल पाइपलाइनों के जरिए चीन को पश्चिमी एशिया तक जोड़ने की योजना है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी काफी अहम भूमिका निभा रही है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान पर तालिबान के माध्यम से पूरा नियंत्रण चाहता है। यही कारण है कि पाकिस्तान और उसके आका चीन को खुश करने के लिए अब तालिबान ने CPEC से जुड़ने की इच्छा जताई है। चाइना अब ऐसे आत्मघाती ड्रोन या UAV खरीदने की तैयारी में है जिन्हें हथियारों से लैस करके घुमाया जा सकता है। साथ ही ये ड्रोन आसानी से पकड़ में भी नहीं आएंगे और उन्हें मारकर गिराया भी नहीं जा सकता। द नेशनल इंटरेस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी सेना युद्ध में बढ़त हासिल करने के लिए एक नए किस्म का अत्याधुनिक हथियार हासिल करना चाहती है। चीन 2 किस्म के आत्मघाती ड्रोन खरीदना चाहता है। चीनी सेना ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी आवश्यकता बताई है। इसमें ड्रोन की तकनीकी क्षमताओं और उसकी संख्या का ब्यौरा भी दिया है और ये क्लासिफाइड जानकारी है। हालांकि चीनी ड्रोन निर्माताओं के पास ऐसे विशिष्ट उत्पाद हैं जो संभवतः चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की इस विशेष आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। वर्ष 2018 में चीनी एरोस्पेस ने CS-901 का अनावरण किया था। चीनी मीडिया ने इसे 4 फीट लंबा, 20 पाउंड भारी
150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 2 घंटे की इसकी एंड्योरेंस टाइम को बताया था। नासा को मंगल ग्रह पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टानों के पहले नमूनों को इकट्ठा कर लिया है। परसेवरेंस रोवर ने ज़ेज़िरो नाम के क्रेटर से पेंसिल की चौड़ाई के बराबर का सैंपल ले लिया है और इन चट्टानों के नमूनों को एयर टाइट टाइटेनियम के ट्यूब में रखा गया है। नासा की जेट प्रपल्जन लेबोरेटरी ने इसे ऐतिहासिक बताया है। इस नमूने को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा ताकि इसका अध्ययन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पहली बार है कि किसी दूसरे ग्रह से नमूने को पृथ्वी पर लाया जा रहा है। नासा ने चट्टान के टुकड़ों को फोटो के साथ ट्वीट किया है। साथ ही कहा जा रहा है कि अब इन्हें पृथ्वी पर वापस लाने की तैयारी है और ये बेहद अनोखा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।